प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम ने पर्यावरण संरक्षण की अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। कहा, विश्व में एक समावेशी खाद्य प्रणाली का होना चाहिए निर्माण। सबसे उपेक्षित तबकों और सीमांत किसानों के हितों को दी जानी चाहिए प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज पापुआ न्यू गिनी के लिए होंगे रवाना। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय अधिवेशन का भी करेंगे शुभारंभ। मुंबई में आज से G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक की शुरुआत। 3 दिवसीय बैठक में स्थायी और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस। और तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने जीते 2 स्वर्ण पदक। ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पर लगाया निशाना। वहीं प्रथमेश जावलकर ने कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का आह्वान किया। पीएम ने सुझाव दिया कि वैश्विक नेताओं को ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे गरीब किसानों सहित वंचित लोगों को भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो सके। इस बीच G7 के नेताओं ने यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया और यूक्रेन के साथ मिलकर वहां जल्द ही स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर पीएम मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और महामारी की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का आह्वान किया कि वो इसके समाधान को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि समावेशी खाद्य प्रणाली के निर्माण के लिए विश्व के सबसे कमजोर लोगों, खासकर हाशिए पर खड़े किसानों पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य संसाधनों पर कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। पीएम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स पोषण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का एक साथ निवारण करते हैं। पीएम मोदी ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। कोविड का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इसने मानवता के सहयोग और सहायता के परिप्रेक्ष्य को चुनौती दी है। पीएम ने लचीली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना को प्राथमिकता में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा हमारा मूल मंत्र हो। इसके साथ ही एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य का सिद्धांत और डिजिटल हेल्थ, व्यापक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य होना चाहिए। मानव जाति की सेवा में अग्रसर डॉक्टर और नर्सेज की मोबिलिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि विकास के मॉडल इसका मार्ग प्रशस्त करें, न कि विकासशील देशों की प्रगति में अवरोध बने। उन्होंने उपभोक्तावाद से प्रेरित विकास मॉडल को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास, प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र पर एक साथ फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, विकास और लोकतंत्र के बीच ब्रिज बन सकती है। पीएम ने कहा कि आज महिला विकास भारत में चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आज हम महिलाओं के नेतृत्व में
विकास के मामले में अग्रणी है। भारत की राष्ट्रपति एक महिला है जो ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि आज की चर्चा G20 और G7 के एजेंडे के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनाने में लाभकारी होगी और ग्लोबल साउथ की आशाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने में सफल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक संकटों से ग्रस्त विश्व में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इन बड़ी चुनौतियों का सामना करने में एक बाधा यह है कि हम जलवायु परिवर्तन को केवल ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हमें अपनी चर्चा का स्कोप बढ़ाना चाहिए। पीएम ने जलवायु के प्रति व्यवहार में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पूरे विश्व के लिए मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल अलायंस, बिग कैट अलायंस जैसे संस्थागत समाधानों की रचना की है। आज भारत के किसान पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन पर चलते हुए पानी की एक एक बूंद बचाकर प्रगति और विकास की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2070 के हमारे नेट जीरो के लक्ष्य की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि जलवायु कार्रवाई की दिशा में बढ़ते हुए हमें हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाना होगा। अगर हम जरूरतमंद देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वहन योग वित्त पोषण उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारी चर्चा केवल चर्चा ही रह जाएगी, जमीन पर बदलाव नहीं आ पाएगा। इस बीच G7 के नेताओं ने यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। G7 नेताओं ने रूस को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हिरोशिमा में हो रही G7 समिट के दौरान G7 नेताओं के बयान में कहा गया कि वे कड़े शब्दों में रूस के यूएन के चार्टर का उल्लंघन करने और रूसी आक्रमण के बाकी दुनिया पर पड़े प्रभाव की निंदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि वे शांति के प्रतीक हिरोशिमा से शपथ लेते हैं कि G7 सदस्य सभी नीतिगत साधनों को जुटाएंगे और यूक्रेन के साथ मिलकर वहां जल्द से जल्द एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के बारे में सत्र में 10 सूत्री कार्य योजना का आह्वान किया। जापान के हिरोशिमा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाज को अपनाने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। In his intervention during this session, Honorable Prime Minister made a whole host of suggestions in terms of how the current challenges could be addressed. In particular, he made a 10-point call to action at this session. I would briefly enumerate the thrust areas of these points which he mentioned. His first point was to focus on developing inclusive food systems, and particularly the kind of food systems that protect the most vulnerable sections of the developing country communities, including in particular the marginal farmer community. Second, Prime Minister Modi strongly advocated adoption and awareness about millets. और G7 शिखर सम्मेलन से इतर हिरोशिमा में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये चौथी बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समूह को हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा शामिल हुए।
क्वाड राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये चौथी बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड का मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में क्वाड ने अच्छी प्रगति की है। We're now launching new initiatives to keep that progress going, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. I'm also proud that of the work we've done with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. And together, I think we're going to continue to ensure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की और क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही। It is meaningful that we get together to demonstrate to the world once again the solidarity of the Quad and our strong commitment to our common vision towards a free and open Indo-Pacific, FOIP, that we would like to drive the world towards an international community of cooperation and not of division and confrontation. Without striding together with regional countries, FOIP cannot be attained. We will listen to the voices of regional countries of the ASEAN, South Asia, and Pacific Island states to engage in practical cooperation which delivers true benefits to the region as a force for good. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। Here in Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Respect for the leadership of regional institutions including ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association is central to our approach. भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बधाई दी। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज शाम पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। पीएम के दौरे में क्या कुछ रहेगा खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप में इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में, रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कॉलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now, and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, we are in that positive, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मोरसबी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मोरसबी पहुंचेंगे। पोर्ट मोरसबी के पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र या CEIT सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के प्रशिक्षण और विकास का प्रमुख संस्थान है, जिसे पापुआ न्यू गिनी की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय और भारत में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से संचालित है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और भारत सरकार की ऐसी पहल है जिससे कौशल युक्त कामगारों और विश्व स्तरीय IT पेशेवरों की खेप तैयार होगी। इससे पापुआ न्यू गिनी में निवेश भी आकर्षित होगा और सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व भी पैदा होंगे। ये केंद्र द्वीप राष्ट्र के युवाओं का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course
Papua New Guinea government as a bilateral friendship, and it was very big project. Okay, it started by reconstructing this place, and of course sending us, okay, Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में CEIT की स्थापना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आज ये संस्थान भारत की क्षमता निर्माण की पहल के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज, पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आज के दौरे की। आज वो केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम और कन्नूर की यात्रा करेंगे। उपराष्ट्रपति आज तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2023 की एक स्मारक का विमोचन भी करेंगे। विधानसभा भवन का उद्घाटन 22 मई 1998 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति कन्नूर स्थित भारतीय नौसेना अकादमी जाएंगे, जहां वे कैडेटों के साथ बातचीत करेंगे। ये भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति का भारतीय नौसेना अकादमी का पहला दौरा है। कन्नूर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अपनी शिक्षिका रत्ना नायर को थालासरी स्थित उनके आवास पर जाकर सम्मानित करेंगे। रत्ना नायर ने उपराष्ट्रपति को तब पढ़ाया था जब वे चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल के छात्र थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 नई बसों का लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर में अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे और अहमदाबाद में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। जुहू बीच पर G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता कार्यक्रम के साथ इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में भाग लेने वाले G20 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, देश के तटवर्ती राज्यों और G20 देशों के साथ मिलकर किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता का प्रसार करना और सामुदायिक भागीदारी के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। समुद्र तट स्वच्छता अभियान 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 30 से अधिक समुद्र तटों पर चलेगा। इस प्रायोजन से कई आयोजन रखे गए हैं, जिनमें अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता, समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण का संकल्प लेना और कचरे को दोबारा उपयोग के लायक बनाना शामिल है। इसी कड़ी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार सुदर्शन पटनायक भी जुहू बीच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। लाइफ मिशन के माध्यम से पर्यावरण के अनुरूप टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री के दूरदर्शी आह्वान को समुद्र तट सफाई अभियान के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की। जी हां, भारतीय रेल बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी देने वाली है कि अब आप नदी के नीचे से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब भारत में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से दौड़ेगी। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और क्या है इसकी खासियत, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेट्रो ट्रेन को आपने एलिवेटेड या फिर शहरों में सुरंगों के अंदर से जाते हुए देखा भी होगा और सफर भी किया होगा, लेकिन अब पहली बार देश में मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से यानी पानी के नीचे से होकर गुजरेगी।
यह अजूबा कर दिखाया ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता ने, जो भारत में परिवहन के एक नए अवतार की शुरुआत होगी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में साल्ट टेक से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली हावड़ा मैदान मेट्रो रेल की, जो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबी है। इस कॉरिडोर में 5.74 किलोमीटर का रास्ता हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगा। टोटल जो कॉरिडोर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेके हावड़ा मैदान तक, ये 16.55 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है एलिवेटेड है, कुछ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पोर्शन की जो लेंथ है 10.81 किलोमीटर की है और हुगली रिवर बेड के नीचे, बेड के लगभग 15 मीटर नीचे जो अंडरग्राउंड टनल है, इसकी लेंथ जो है 522 मीटर की है। अब जो 16.55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें से 9.3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है ऑलरेडी पब्लिकली कमीशन किया गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा किया जा चुका है। खासतौर पर नदी के नीचे का पूरा टनल बनाया जा चुका है और इसे इसी वर्ष में शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से जहां 1.5 घंटे का समय नदी को क्रॉस करने में लगता है, तो वहीं अब मेट्रो के जरिए महज चंद मिनटों में इसे पूरा किया जा सकेगा। हावड़ा से कोलकाता की दूरी भी कम होगी और लोगों को एक सुगम परिवहन माध्यम भी मिलेगा। इसमें अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शियालदह तक ऑलरेडी इट इज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए। नाउ द प्लानिंग इज प्लैनेट से लेके सॉल्ट लेक हावड़ा मैदान तक कमर्शियल सर्विस चालू करने का वी आर टारगेटिंग इन दिसंबर 2023। दोनों एंड जो कलकत्ता के दोनों हावड़ा और कलकत्ता, इन दोनों को सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी बिलो द रिवर। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ब्रिजेस हैं जिससे लोग पार होते हैं, प्लस जेटी सर्विसेज रहती है। नाउ मेट्रो सर्विसेज विल आल्सो कनेक्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। यह पहली बार होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे बने सुरंग से होकर गुजरेगी। यह सुरंग नदी के तल से 13 मीटर नीचे और सतह से 33 मीटर नीचे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह रही कि नदी के नीचे बने इस सुरंग को सिर्फ 66 दिनों में पूरा किया गया है, जिस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी लगातार जारी है। यानी कोलकाता के लोगों को एक बड़ी सौगात, उन्हें अब सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी नहीं झेलनी होगी। अब वह मेट्रो के जरिए नदी पार कर सकेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में दावा किया गया है कि उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत बैंक ये सत्यापित नहीं कर सकते कि आपने एक वर्ष में 7 लाख से कम खर्च किया है या नहीं। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल पर इस खबर की सच्चाई बताई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा पूरी तरह से झूठा है। उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत एक व्यक्ति के खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक संकलित करता है और इसकी निगरानी करता है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी खबर या वीडियो की सत्यता को हमेशा जांचें। अनावश्यक वायरल होने वाले संदेशों से हमेशा बचें। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।